नमस्कार, वन लाइनर एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोज हम बायोलॉजी के एमसीक्यूज जो हैं, बायोलॉजी के वन लाइनर्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं और ऑलमोस्ट वो हम डायरेक्टली याद ही हो जाएंगे आपको अगर आप ये लेक्चर अटेंड करेंगे। चलिए देखिए, पहला सवाल देखिए कि एंटी हिस्टामिन्स के बारे में पूछा है कि एंटी हिस्टामिन्स एक तरह की ड्रग्स होती हैं। तो नाम से पता चल रहा होगा, एंटी का मतलब होता है खिलाफ यानी अगेंस्ट, और उसके आगे जिस ड्रग का नाम दिया है या फिर जो भी आपको नेम दिया है उसके खिलाफ मतलब वो काम करेंगी। तो बेसिकली एंटी हिस्टामिन्स क्या करती हैं, हिस्टामिन जो काम करता है उसके अगेंस्ट काम करेंगी और हिस्टामिन के इफेक्ट्स को कम करेंगी। और हिस्टामिन का रोल सबसे ज़्यादा होता है एलर्जीज़ के अंदर। तो एलर्जीज़ के अंदर ईजिली एंटी हिस्टामिन्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है। आपको अलग दो तरह के लिम्फोसाइट्स बताने कौन कौन से हमारे ब्लड में। दो तरह के लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स और दूसरे होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। बी और टी लिम्फोसाइट्स दोनों का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? दोनों का ही फॉर्मेशन होता है बोन मैरो सेल्स के अंदर। पर उसके बाद में अगर मैच्योरेशन की बात करी जाए तो बी लिम्फोसाइट्स जो है उनका मैच्योरेशन बोन मैरो के अंदर ही होता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स आकर के कहाँ पे मैच्योर होते हैं? थाइमस के अंदर, जो थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है हमारी बॉडी में उसके अंदर। आपको ट्रू रिब्स बतानी है कि कितनी होती है, तो हमारे पास टोटल 12 पेयर रिब्स के प्रेजेंट हैं। उनमें से जो शुरुआती 7 पेयर हैं उनको ट्रू रिब्स कहा जाता है, ठीक है। और इनको ट्रू रिब्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि आगे की तरफ ये आपके स्टर्नम से अटैच्ड हैं और पीछे की तरफ जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उससे अटैच्ड होते हैं। इसलिए कंप्लीट रिब केज का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इनको ट्रू रिब्स बोला जाता है। आगे सेम रिब्स का ही सवाल आपसे है कि फ्लोटिंग रिब्स किन्हें कहा जाता है। तो देखिए, आखिर की जो दो जोड़ी रिब्स की है 11th और 12th, ये दोनों जो है आगे की तरफ कहीं पे भी कोई अटैचमेंट इनका नहीं होता है। तो सिंपली अगर इसको आप वर्टिब्रल कॉलम मानोगे तो आपकी 11th और 12th रिब सिर्फ इस तरह से हवा में ही है। मतलब ऐसा लग रहा है ऑब्वियसली इनको देख करके कि यहीं पे फ्लोट कर रही है, क्योंकि आगे इनका कोई अटैचमेंट नहीं है, ये सिर्फ पीछे की तरफ से अटैच है। अगर आप देखो इस तरह से कुछ दिखेंगी, तो इनके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया है? फ्लोटिंग रिब्स। ये होती है आपकी 11th और 12th पेयर। पहला वर्टिब्रा जो आपका है, देखिए ये नेम्स के हैं, अलग से इनको नाम दिया गया, सर्वाइकल वर्टिब्रा, या फिर अगर पूरे आपकी जो 33 वर्टिब्री है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, उनमें से जो सबसे पहली बोन है उसको एटलस नाम से जाना जाता है, और इसी तरह जो सेकेंड आपका वर्टिब्रा है उसको एक्सिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन आपकी एक बोन होती है विच इज़ नोन एज हायोइड, जो सिचुएटेड होती है आपको स्कल के साथ में एसोसिएटेड होती है, बट उसको स्कल के साथ में हम गिनते हैं। हायोइड एक यू शेप की बोन होती है और आपका जो टंग है, टंग के अटैचमेंट्स में वो रिलेटेड होती है। स्कल की एकमात्र मूवेबल बोन आपको बतानी है। कौन सी ऐसी बोन है जो पूरे स्कल में सिर्फ एक ही बोन है जो मूव करती है, और वो कौन सी है? जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मेरी मैंडिबल, लोअर जॉ जो है, सिर्फ यही बोन है पूरे आपके स्कल में जो कि मूवेबल है, ओके, मैंडिबल। इम्यूनिटी विच इज़ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, जो जन्म से ही इम्यूनिटी प्रेजेंट है किसी बच्चे के अंदर, जो पैदा हुआ है तब से उसमें जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है उसको क्या बोलूँगी? उसे हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। और इसी तरह से एक तरह की इम्यूनिटी वो होती है जो आप लाइफ टाइम के अंदर एक्वायर करते हो। जैसे आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन की वजह से आपकी बॉडी में क्या हुआ? एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा, आप उस इन्फेक्शन को फाइट करोगे, तो उस इन्फेक्शन की वजह से आपको जो इम्यूनिटी मिलती है उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि वो आपने एक तरह से अपने जीवन काल में कमाई है उस इम्यूनिटी को। फॉल्स रिब्स आपसे पूछा है, तो ट्रू रिब्स आपकी थी शुरू की 7 पेयर रिब्स, 11th और 12th आपकी कौन सी थी? फ्लोटिंग रिब्स थी। तो इनके बीच वाली कौन कौन सी हो गई? 8th, 9th और 10th। 8th, 9th और 10th पेयर जो रिब्स है इनको फॉल्स रिब बोला जाता है, ओके। पेल्विक ग्रिडल की कैविटी आपको बतानी है कौन सी है, तो पेल्विक ग्रिडल जो है ये एसोसिएटेड है आपके लोअर लिम्ब से, आपके पैर से एसोसिएटेड है, तो वहाँ पे हाँ, पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल। 1 सेकेंड, पेल्विक गर्डल की आपको बोन पूछी है एंड पेक्टोरल गर्डल की पूछी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन 613 और 614 है, इसमें थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। क्या हुआ है वो? पेल्विक गर्डल जो आपका होता है, जो आपकी पेल्विस बोन है, वो आपकी स्टार्ट होती है जहाँ पे आपका वर्टिब्रल कॉलम या आपकी रीढ़ की हड्डी जहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। तो यानी कि आपका जो लोअर लिम्ब है, लेग्स के ऊपर का जो बोन का फॉर्मेशन है पूरा, दैट इज पेल्विस। और पेक्टोरल गर्डल जो है वो आपका रिलेटेड होता है शोल्डर से। तो यहाँ पे एक्चुअली जो नेम्स है वो रिवर्स हो गए हैं, ठीक है। तो पेल्विक गर्डल की जो
कैविटी अगर आपको पूछा जाए, यानी ऐसी कौन सी कैविटी है जहाँ पे आप आकर के आपकी जो लेग्स की बोन है, जो फीमर है, वो अटैच होती है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा एसिटाब्यूलम। ठीक है, एसिटाब्यूलम वो कैविटी है जिसके अंदर फीमर जो बोन है उसका हेड जाकर के फिक्स हो जाता है और वहाँ पे बनता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सिमिलरली पेक्टोरल गर्डल जो आपका शोल्डर जॉइंट है, वहाँ की जो कैविटी है उसको हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। ओके, द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, जो आपका आई का जो व्हाइटिश पार्ट आपको विजिबल होता है, ठीक है, वो जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसके सामने पूरी आई के आपके आगे, उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉर्निया। सिमिलरली आपसे पूछा है कि लाइट सेंसिटिव लेयर कौन सी है आई के अंदर, तो रेटाइना लाइट सेंसिटिव लेयर है जिसके ऊपर रॉड्स एंड कॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपको कलर सेंस बताते हैं कि कैसा कलर है, या फिर अगर आपको रात के टाइम पे अगर आप कुछ देख रहे हो तो उससे भी आपको पता चलता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको रात में कंप्लीटली विजिबल नहीं होती हैं चीज़ें, होती है, जो किसकी वजह से होती है? रॉड्स की हेल्प से। डीडीटी का फुल फॉर्म है, अगेन बहुत ही सिंपल है, डीडीटी को एक कॉमन पेस्टिसाइड की तरह यूज़ किया जाता था। फुल फॉर्म है इसका डाइक्लोरो डाइफेनाइल एंड ट्राइक्लोरोइथीन। ओके, आपको नाइट्रोजिनस वेस्ट बताए गए हैं, यहाँ पे यूरिया बताया है और यूरिक एसिड बताया है। ये आपकी बॉडी से रिमूव कौन से ऑर्गन से किए जाते हैं? तो किडनीज वो ऑर्गन है जो हमारी बॉडी से जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है, भले ही वो यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, या सिमिलरली और वेस्ट है जैसे हिप्यूरिक एसिड हो, क्रिएटिनिन हो, ठीक है, इन सबको रिमूव हम कहाँ से करते हैं? बॉडी से। इन सबको हम रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ किडनीज। किडनीज जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा सिस्टम का पार्ट है? ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अगला सवाल है कि ट्रांसपिरेशन जो है, ट्रांसपिरेशन किस चीज़ में सहायता करता है? तो ट्रांसपिरेशन बेसिकली क्या है? ग्रीन लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा प्रेजेंट है, यहाँ पे मेनली हम ग्रीन लीव्स के बारे में ही कहते हैं, बट वो स्टेम और कहीं पे भी हो सकते हैं। ग्रीन लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा प्रेजेंट है, यहाँ से जो लीफ हमेशा वाटर का लॉस करती रहती है, पानी को ट्रांसपायर करती रहती है, इवेपोरेट कर देती है, वो प्रोसेस है इवेपोरेशन। और ये पानी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? रूट्स और ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेंगी, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है ट्रांसपिरेशन की हेल्प से। इसी तरह आपके जो जाइलम और फ्लोएम, उनके अंदर जो वाटर और फूड का मूवमेंट है, वो भी यहाँ से जो नेगेटिव प्रेशर अप्लाई होता है उस वजह से होता है। तो दैट इज अगेन अपवर्ड मूवमेंट जो वाटर का होगा जाइलम के थ्रू, मिनरल्स का भी जाइलम के थ्रू होता है। तो ये सारी एक्टिविटीज आपकी होती हैं ट्रांसपिरेशन की हेल्प से। डाउन सिंड्रोम आपसे पूछा है, डाउन सिंड्रोम किस तरह से होता है? डाउन सिंड्रोम आपका हो जाता है 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से। अब ट्राइसोमी का क्या मतलब है? नॉर्मली आपके पास में क्या होना चाहिए था? 21st हार्मोन एक मदर से होना चाहिए था, एक फादर से होना चाहिए था। यहाँ पे आपका क्या होता है? ये जो दो क्रोमोसोम्स की जगह एक और एडिशनल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, तो ये क्रोमोसोम फाइनली क्रोमोसोम नंबर 21 3 हो जाते हैं संख्या में, इसे हम कहते हैं ट्राइसोमी। हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक डिसीज है। सेक्स लिंक में भी अगर आप सेक्स लिंक डिसीजेस आप कौन से को कहोगे? अगर वो या तो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड हो या फिर वाई क्रोमोसोम से। और हीमोफीलिया एक एक्स लिंक्ड डिजीज है, एक्स क्रोमोसोम के साथ में ही आगे जनरेशन में स्प्रेड करती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कब होगा? तो देखिए हमारे अंदर टोटल नंबर ऑफ जो अगर हम एक फीमेल के यहाँ पे क्रोमोसोम्स मेंशन करें तो वो होते हैं 44 + XX। और अगर यहाँ पे सिमिलरली अगर आप मेल का क्रोमोसोम यहाँ पे मेंशन करोगे तो हो जाएगा 44 + XY। इनके अंदर किसी में भी अगर एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग होता है? ब्लड क्लोटिंग जिसमें ठीक से नहीं होता है, हीमोफीलिया के अंदर ही होता है। हीमोफीलिया को इसके साथ साथ क्या है? रॉयल डिजीज भी बोला जाता है। हीमोफीलिया के अंदर आपके 2 फैक्टर्स होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स 8 और 9, उनमें से कोई एक एब्सेंट होता है। ठीक है, हीमोफीलिया को रॉयल्स डिजीज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारी रॉयल फैमिली की कोई एक मेंबर थी, कोई एक लेडी थी जिनके अंदर हीमोफीलिया डिजीज थी, और क्योंकि ये एक एक्स लिंक्ड डिजीज है इस वजह से उस महिला जो थी, उन फीमेल जो थी, उनसे और जनरेशन्स में भी आ गई है। तो ये रॉयल फैमिली के अंदर है, क्योंकि डिजीज इसीलिए से रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम होती है? जो ये डिजीज है उसमें क्या एबनॉर्मल होता है? तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होता है। हीमोग्लोबिन की चेंज जो होती है वहाँ पे जेनेटिक लेवल पे एक डिफेक्ट आ जाता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है एक जगह पे, जिस वजह से हीमोग्लोबिन में यहाँ पे कुछ एबनॉर्मेलिटी होती है। जेनेटिक्स जो टर्म है ये किसने दिया था? जेनेटिक्स टर्म जो है ये विलियम बैटसन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स या फिर जेनेटिक्स के बारे में जितनी भी चीज़ें आगे बताई थी उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेंडल से।
साइंस की वो ब्रांच आपको बतानी है जहाँ पे आप इनहेरिटेंस वंशानुगतता के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से कैरेक्टर्स जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जा रहे हैं। उसे आप क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम इनहेरिटेंस, वेरिएशन, हेरिडिटी इन सब की स्टडी करते हैं। ओके, आपको पूछा है कि पहली जो स्टडी हुई थी इनहेरिटेंस के ऊपर वो किसके ऊपर हुई थी? वो करी गई थी मेंडल ने सबसे पहली स्टडी करी थी कोई भी इनहेरिटेंस के ऊपर जो थी वो, और उन्होंने किस पे करी थी? पी प्लांट पे, दैट इज पाइसम सटाइवम। हो सकता है आपको डायरेक्टली पी ना दे करके उसका साइंटिफिक नेम दे दें, तो पी का साइंटिफिक नेम क्या होगा? मटर का, पाइसम सटाइवम। लीजा है, उसका ए ब्लड ग्रुप है। आपको बताना है कि वो किससे ब्लड डोनेट नहीं कर सकती है अपना। तो लीजा जो है वो ओ ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड ग्रुप डोनेट नहीं कर सकती है और बी को भी नहीं कर सकती है। सेम ब्लड ग्रुप्स में जो है ब्लड डोनेशन हो सकता है। ए वाले को वो कर सकती है और ए बी हमें मालूम है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, वो तो किसी का भी खून ले लेगा, तो ए बी को दे सकती है। ओके, मेंडल जो है उनका क्या योगदान था जेनेटिक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट था? तो मेंडल ने 3 लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये तीनों ही उन्होंने अलग अलग क्रॉसेस करवाए थे पी प्लांट के ऊपर और वहां से उनके जो रिजल्ट्स आए थे वहां से उन्होंने बनाए थे। आरएनए के कितने टाइप्स होते हैं? एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है और टीआरएनए। टीआरएनए इज ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए इज राइबोसोमल आरएनए और सिमिलरली आपका होता है एमआरएनए। अगला सवाल देखिए, सवाल पूछा है आपसे कि मेंडल का जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था उसमें कौन कौन से लॉज थे? हमने बताया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस था, उसके अलावा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉज हैं जो कि मेंडल ने दिए थे। मेंडल का वर्क रीडिस्कवर किसने किया था? तो देखिए मेंडल जो हैं उन्होंने जेनेटिक्स के फील्ड में जितनी भी चीज़ें बताई थी वो बहुत वर्षों पहले बता दी थी, लेकिन इन्होंने जिस टाइम पे ये सारी चीज़ें बताई थी उस वक्त कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो सच हो सकती है या फिर सच हैं। तो बहुत सालों बाद क्या हुआ था, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग जगह पे अपनी अपनी वो खोज उन्होंने कर रहे थे और फाइनली उन्हें पता चला कि मेंडल ने जो बताया था वो एकदम ठीक था। और ये तीनों साइंटिस्ट के लिए बोला जाता है कि इन्होंने मेंडल ने जो पहले डिस्कवर कर दिया था उसी की उन्होंने पुनः खोज की थी। और ये तीनों साइंटिस्ट कौन कौन से? ये तीनों साइंटिस्ट हैं ह्यूगो डी व्रीज, जिसके बारे में हमने बोला था कि इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। दूसरे हैं आपके कार्ल कॉरेंस और तीसरे हैं आपके एरिक वॉन शेनमार्क। ह्यूगो डी व्रीज, कॉरेंस एंड शेनमार्क, ये 3 साइंटिस्ट आपको याद रखने हैं। अगला देखिए, मेंडल ने कितने अलग अलग कैरेक्टर्स चूज किए थे अपनी स्टडी के लिए? मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स का चयन किया था जो कि मटर के पौधे के थे। और वो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे? पहला उन्होंने चूज किया था पौधे की हाइट कितनी है, कि पौधा बौना है या लंबा है, ठीक है। उन्होंने फूल का जो कलर है उसे चूज किया था, ठीक है। उसके साथ में उन्होंने फ्लावर की पोजीशन चूज करी थी कि फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है या फिर एक्सियल के अलावा दूसरी पोजीशन है। फिर जो आपकी मटर की जो फली होती है उसका शेप चूज किया था कि जो फली है उसका शेप कैसा है, फली का रंग कैसा है, फली के अंदर जो बीज है उनका शेप कैसा है और बीज का या फिर मटर का रंग कैसा है। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे जो उन्होंने चूज किए थे अपनी स्टडी के लिए। अगला सवाल देखिए, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH के बारे में आपको पूछा है कि यह कहाँ से सीक्रेट होता है? तो ये सीक्रेट होता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। और ये कहाँ पे जाके एक्ट करेगा? एड्रीनल ग्लैंड पे, ओके। और वहाँ पे जाकर के कॉर्टिकॉइड्स जो है आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स उनको रिलीज करवाता है। आपको बताना है कि वो एकमात्र कौन सा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटरमीडिएट लोब से रिलीज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही हार्मोन है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो इंटरमीडिएट लोब से एक हार्मोन है जिसका नाम है MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटरमीडिएट लोब से, ठीक है। अगर ADH का हाइपोसीक्रेशन हो रहा है किसी में, ADH इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसका अगर हाइपोसीक्रेशन मतलब कम सीक्रेट होना, कम अगर स्रावित हो रहा है किसी पर्सन के अंदर, तो उसे कौन सी डिसीज हो सकती है? उसे हो सकती है डायबिटीज इंसिपिडस। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आपका नॉर्मल जो शुगर है वो डायबिटीज नहीं है, वो शुगर होता है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। लेकिन अगर ADH की डेफिशिएंसी है तो कौन सी डिजीज होगी? डायबिटीज इंसिपिडस। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड है? एड्रीनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि किडनीज के ऊपर सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से अगर आप किडनीज को ड्रॉ करते हैं तो किडनीज के ऊपर इस तरह से यहाँ पे 2 ग्लैंड ड्रॉ करी जाती हैं जो ऑलमोस्ट कैप्स की तरह अपीयर होती है किडनी की।
और इनकी पोजीशन क्या है कि किडनी के सुपीरियर इनकी लोकेशन होती है किडनी के ऊपर। एड्रीनल ग्लैंड्स के लिए दूसरा नाम इसीलिए कौन सा यूज किया जाता है, सुप्रारीनल ग्लैंड्स। ईसोफेगस या फिर आपका जो फूड पाइप है वो कितनी, उसकी लंबाई कितनी होती है, वो होता है 25 to 30 सेंटीमीटर लेंथ है सिर्फ आपकी ईसोफेगस की, ठीक है। हार्मोन्स आपको बताना है जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। तो आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स होता है और एक मेड्यूला होता है, ठीक है। तो जो बाहर का पार्ट है ग्लैंड का, अगर ये आप ग्लैंड मानोगे, ओके, तो ये जो बाहर का पार्ट है यहाँ पे ये आपका होगा कॉर्टेक्स और अंदर का पार्ट होगा वो होगा मेड्यूला। आपसे पूछा है कॉर्टेक्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो वहाँ पे आपके रिलीज होंगे कॉर्टिसोल रिलीज होगा, एल्डोस्टेरॉन और कुछ एंड्रोजन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन वगैरह या ईस्ट्रोजन वगैरह भी रिलीज हो सकते हैं। किडनी को सप्लाई करने वाली आर्टरी कौन सी है, किडनी को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है रीनल आर्टरी। सिमिलरली वेन कौन सी होगी, रीनल वेन हो जाएगी, ओके। WBCs के टाइप्स बताने हैं आपको, तो WBCs पहले तो ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट इस तरह होते हैं और फिर आगे और उनका डिवीजन होता है जो हमने डायरेक्टली यहाँ पे सेल्स आपको मेंशन करी हुई हैं। सेल्स आपकी है मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है और न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है। तो आपको इओसिनोफिल्स की जगह एसिडोफिल्स भी कहीं पे मिल सकता है। तो ये सिंपली सेल्स के नाम है, या फिर आपको यही क्वेश्चन ऑपोजिट तरीके से भी पूछा जा सकता है कि न्यूट्रोफिल्स क्या एक तरह का WBC है। तो ये सब चीज़ें। नॉर्मल काउंट बताना है आपको WBC का ब्लड में कितना होता है, तो 4500 से लेकर के 11000 WBC पर माइक्रोलीटर, ये तो नॉर्मल काउंट है WBC का, ये आप याद रखेंगे। और प्लेटलेट्स का कितना है, 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे ये WBC और RBC का नॉर्मल काउंट है ब्लड के अंदर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटलेट्स का काउंट कौन से डिजीज में डिक्रीज हो जाता है, तो डेंगू जिनको हो जाता है उनको आपने सुना होगा कि उनको प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती हैं, तो प्लेटलेट्स कम हो जाती है डेंगू के अंदर। एग लेइंग मैमल्स आपको बताने हैं कौन से, तो मैमल्स ओवीपैरस नहीं होते हैं, एग नहीं ले करते, कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्लेटिपस और एकिडना, ये दो नाम आपको याद रखने हैं, ये दोनों मैमल्स हैं, बट ये क्या करते हैं, ये अंडे देने वाले मैमल्स हैं, ओके। इसी तरह से ओवोविविपैरस अगर आपसे पूछा जाए तो कंगारू आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, आपकी आंख के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हुई है, कहाँ से कंट्रोल करी जाती है, तो देखिए ये आपका जो आई है, आपकी आई का ये जो बीच में काला वाला पार्ट हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, मतलब देखा तो नहीं होगा पर मैं बता देती हूँ कि इसे बोला जाता है प्यूपिल। और ये प्यूपिल जो है इसके अंदर इस तरह से अपने डायमीटर चेंज करता रहता है। अगर कम लाइट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सिकुड़ जाएगा, तो कम लाइट एंटर करेगी आंख के अंदर, और जब डायमीटर इंक्रीज हो जाता है तो ज़्यादा लाइट जो है वो आंख में एंटर करेगी। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा प्यूपिल। आपको बतानी है वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक कोई भी एक जो यंग इंडिविजुअल है, युवा जो है एक, वो नॉर्मली देख सकता है। आंख से कितनी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए जहाँ तक आप देख सकते हो, तो एटलीस्ट अगर आप कोई भी चीज़ बहुत क्लोज रख के पढ़ रहे हो तो कम से कम उसके बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से कम पे अगर आप रखोगे, यानी अगर बहुत ज़्यादा क्लोज होगा तो आप उसे ठीक से देख नहीं पाओगे अगर आपका विजन नॉर्मल है तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मल विजन के आदमी के लिए बात करी गई है ये, ओके। रेटाइना पे जो इमेज बनती है, आप जो भी चीज़ देखते हो वो किस तरह की होती है, वो रियल इमेज बनती है लेकिन वो इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो आप कहोगे लेकिन हमें तो कोई भी चीज़ इन्वर्टेड नहीं दिखती, हमें तो सीधी दिखती है। तो देखिए यहाँ पे रेटाइना के बाद में आपका ब्रेन जो है वो उस इमेज को प्रोसेस करता है और उसके बाद में फाइनली आपको जो चीज़ दिखती है वो इरेक्ट ही दिखती है, यानी कि वो जैसी है वैसी दिखती है, आपको उल्टी नहीं दिखती है, ओके। ह्यूमन आई के अंदर जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ बनती है, वो इमेज बनती है रेटाइना के ऊपर, ठीक है। अब कोई पर्सन है, उससे पास की चीज़ें जो है वो एकदम साफ दिखती है, बट उससे दूर की चीज़ें हैं जो साफ से नहीं दिखती हैं, तो उसमें कौन सा दृष्टि का उसमें वो हो सकता है, जो चीज़ देख नहीं पा रहा है, कौन सा आई का डिफेक्ट हो सकता है, तो उसमें मायोपिया हो सकता है। और मायोपिया यूजुअली चिल्ड्रन में ज़्यादा देखने को मिलता है, स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है उनके अंदर। तो यूजुअली वो यही कहते हैं कि लास्ट बेंच पे बैठने से हमें ब्लैक बोर्ड का साफ विजिबल नहीं होता है, तो दैट इज़ यूजुअली मायोपिया। आपको बतानी है कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि किसी भी प्रोजेनी के अंदर लड़का होने की, या फिर सिमिलरली यही पूछा जा सकता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी एक लड़की होने की। तो 50% प्रोबेबिलिटी होती है एक लड़का और लड़की दोनों की होने की, यानी रेशियो अगर आपसे पूछा जाए तो हमेशा होगा 1:1, ओके।
होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर सेम होती है। स्ट्रक्चर सेम इन द सेंस यानी उनका बोन स्ट्रक्चर सिमिलर हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत इवोल्यूशन हो, बट धीरे धीरे क्या है, उन्होंने अलग अलग जगह पे रहने की वजह से उन ऑर्गेनिजम्स ने अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग अपने विंग्स जो हैं या फिर कोई भी जो ऑर्गन है उसको अलग फंक्शन के लिए अडेप्ट कर लिया हो। ठीक है, दो ओविडक्ट जो होते हैं ह्यूमन फीमेल्स के अंदर, ओविडक्ट क्या होते हैं? फेलोपियन ट्यूब को बोला जाता है। वो दोनों ओविडक्ट्स मिलकर के एक बैग के अंदर यूनाइट करते हैं, इलास्टिक बैग के अंदर, उसका नाम बताना है। तो सेंटर में आपका यूट्रस होता है और यूट्रस के यहाँ पे साइड्स में दोनों आपकी जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों आकर के कहाँ पे जुड़ती हैं? यूटरस के अंदर। जब एक एनिमल है अपने आप को उस पीसेस में जब तोड़ लेता है, ठीक है, और हर पीस से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उससे आप क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। IUCD इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस किसके लिए होती है? कॉन्ट्रासेप्शन के लिए होती हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए होती हैं। प्यूबर्टी एज बतानी है मेल्स की, तो मेल्स के अंदर प्यूबर्टी ऑलमोस्ट शुरू होती है 12 से 14 वर्ष की उम्र में। ठीक है, ग्रोइंग फीटस डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू। जो ग्रोइंग फीटस है, जो विकसित हो रहा भ्रूण है माँ के पेट के अंदर, वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ से मिलता है? उसे अपना सारा न्यूट्रिशन जो है वो मिलता है प्लासेंटा से, गर्भनाल से। ओके, आपको एक तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम बताया जैसे कि बर्डिंग। उसमें आपको बताना है कि ये बर्डिंग जो है ये कौन से ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बर्डिंग आपको यीस्ट में मिल जाएगी। ऑफस्प्रिंग जो है इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द पेरेंट। कौन से तरह का रिप्रोडक्शन ऐसा है जिसमें जो संतान है वो अपने जनक की एकदम हूबहू होती हैं, एकदम समरूप होती हैं? तो ऐसा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं। वेरिएशंस यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे जब मियोसिस होता है, मियोसिस के अंदर जब क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर से यहाँ पे आ सकते हैं। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होता है, तो किसी भी पर्सन के जो संतान है उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि वो हूबहू जनक के समान है, उसे आप क्लोन नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कुछ म्यूटेशन हुआ हो, कोई क्रॉसिंग ओवर हुआ हो, इसलिए। सर्जिकल मेथड जो है कॉन्ट्रासेप्शन के वो कौन से हैं जो परमानेंटली उसमें प्रिवेंट कर देते हैं जो भी प्रेगनेंसी के चांसेस हैं उनको? उसमें दो प्रोसेस है, मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट है। एक होता है ट्यूबेक्टमी और दूसरा होता है वेसेक्टमी। ठीक है, ट्यूबेक्टमी जो है, ट्यूबेक्टमी फीमेल्स के लिए होता है। सबसे पहले याद रखने वाली बात है, ट्यूबेक्टमी में क्या होगा, कोई ट्यूब होगी पक्का, तो ट्यूब कौन सी होगी? फेलोपियन ट्यूब होगी। तो फेलोपियन ट्यूब जो है उसका एक टुकड़ा काट दिया जाता है और दोनों जो एंड्स हैं उसके उनको बांध दिया जाता है। ठीक है, डिफरेंट एक साथ नहीं बांधा जाता है, अलग अलग जगह बांध दिया। तो ट्यूब का कनेक्शन आपने रोक दिया तो क्या होगा, यहाँ पे जो ओव्यूल्स होंगे, जो एग्स होंगे वो पहुंच नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। सिमिलरली वेसेक्टमी है, वेसेक्टमी में जो स्पर्म डक्ट है, वास डिफरेंस, उसको कट करके एक पार्ट उसका रिमूव किया जाता है और बाकी जो पार्ट है, जैसे ये पार्ट है अगर, तो इसको वापस जो है वो टाई कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ऐसे टाई कर दिया, तो यहाँ पे जो गैप बन गया इस वजह से स्पर्म्स का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। सेम चीज़ है। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर एक महिला है वो कॉपर टी इस्तेमाल कर रही हैं, तो क्या आप ये कह सकते हो कि ये कॉपर टी उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करेगा? नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। क्यों? कॉपर टी एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, ये आपको प्रेगनेंसी से प्रोटेक्ट कर सकता है, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रॉपर्टी है इसकी, STD से प्रोटेक्ट करने की प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए आप एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताइए जहाँ पे STD से भी प्रिवेंट किया जा सके, तो वो कौन से होंगे? वो होगा कॉन्डम्स। कॉन्डम्स का यही एक एडिशनल एडवांटेज होता है कि इनमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो है वो फैल नहीं पाती हैं। ओके, दे प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट, उसको क्या कहते हैं? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन।
इसी तरह पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर जब एंथर से स्टिग्मा पे हो जाता है, जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच गए हैं एंथर से निकल करके, इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन, परागण। बाइनरी फिजन क्या है? बाइनरी फिजन में कुछ नहीं है, सिंपली एक ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, एक सेल जो है वो डिवाइड होकर के दो नए ऑर्गेनिजम्स बना देती है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन आपको मिलेगा अमीबा के अंदर। तो बाइनरी फिजन में जैसे एक ऑर्गेनिज्म ने दो ही ऑर्गेनिज्म को बनाया, वैसे मल्टीपल फिजन में क्या होगा, एक जो है एक ऑर्गेनिज्म एक वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बना देगा, ठीक है। फ्लावर के आपको एसेसरी पार्ट्स बताने, फ्लावर के एसेसरी पार्ट्स होते हैं कैलिक्स और कोरोला या फिर सेपल्स एंड पेटल्स। क्यों? क्योंकि उनका रिप्रोडक्टिव कोई भी फंक्शन नहीं होता है। रीजनरेशन आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है? रीजनरेशन के लिए आपको दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए, प्लेनेरिया में मिल सकता है, हाइड्रा में मिल सकता है, इसी तरह आपकी जो स्टार फिश है उसमें भी मिल सकता है, ठीक है। जेस्टेशन पीरियड बताना, ह्यूमन बींग्स में कितना होता है? 9 मंथ्स का बोला जाता है। डेज के अंदर अगर आप बोलोगे कितना होगा? 280 डेज, ठीक है। तो 280 डेज 9 मंथ से थोड़ा एडिशनल है। मल्टीपल फिजन कहाँ पे मिलेगा? जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करेगा तो दो नहीं बहुत बहुत सारे और नए ऑर्गेनिज्म बना देगा। ये होता है आपका प्लाज्मोडियम में, और प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। एसटीडी से प्रिवेंट करने के लिए अगर आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताना है तो वो कौन सा होगा? कॉन्डम। डबल फर्टिलाइजेशन जो है, डबल फर्टिलाइजेशन ये किसका यूनिक इवेंट है? डबल फर्टिलाइजेशन जो है ये केवल और केवल एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। और डबल फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस होती हैं। डबल क्योंकि नाम में ही आपको दिख रहा है, और वो डबल कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होता है जिसकी वजह से क्या होता है? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। और दूसरा होता है सिंगैमी, जिसमें मेल गैमेट यानी कि पॉलन ट्यूब, सॉरी नॉट पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन और आपका जो ओवम है, इन दोनों का फ्यूजन होता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स का अगर आप न्यूट्रिशन बताओ तो ह्यूमन बींग्स किस तरह के होंगे? ह्यूमन बींग्स ओमनीवोरस होते हैं, यानी कि कुछ हर्बीवोर्स भी की तरह भी बिहेव करेंगे और कुछ कार्निवोर की तरह, यानी मीट ईटिंग भी होते हैं और आपके नॉर्मल प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करने वाले भी होते हैं। तो हम उनके लिए जो वर्ड यूज करते हैं जिनका न्यूट्रिशन दोनों तरह का होता है, उन्हें हम कहते हैं ओमनीवोरस। एनवायरनमेंट का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? इकोसिस्टम जो है वो एनवायरनमेंट का फंक्शनल यूनिट होता है। ऐसे सब्सटेंस आपको बताने हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा और आगे उनका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। ये सब्सटेंसेस आपके होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जैसे उदाहरण है आपका प्लास्टिक है, ग्लास है। एक बार अगर आपने एक पॉलीथीन के बैग को कहीं पे फेंक दिया है तो वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है, चाहे कितने भी साल गुजर जाएं। वो बैक्टीरिया जो है उसको और तोड़ नहीं पाएंगे। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के अगर आपको एग्जाम्पल बताएं तो आपका किचन से जितना भी वेस्ट निकलता है, जैसे आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं आपके, उनका अगर कोई पार्ट है, क्लोथ्स वगैरह हैं आपके, पेपर वगैरह है, या फिर जैसे आपकी लीव्स हैं प्लांट्स की, डंग है एनिमल्स का, या फिर क्रॉप से रिलेटेड कोई भी वेस्ट है, ये सारे आप क्या चाहेंगे? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के अंदर। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर फूड, प्रोड्यूसर्स यानी कि आपके प्लांट्स के ऊपर अपने भोजन के लिए जो डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है। क्या कहेंगे उन्हें हम? कंज्यूमर्स। अब आगे बोला गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दो एग्जाम्पल आपको दिए, बैक्टीरिया और फंगाई। ये क्या करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों का ब्रेकडाउन करके अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया और फंगस जैसे, इन्हें क्या कहा जाता है? इनको बोला जाता है डीकम्पोजर्स, ठीक है। और डेड और डिकेइंग मैटर पे इसी तरह से डिपेंड करने वाले ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट्स बोला जाता है। फूड चेन का जो हर स्टेप है उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है ट्रॉपिक लेवल। अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स पे बिलोंग करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल को भी बिलोंग कर सकता है। ओजोन जो है आपका O3 कौन से लेयर में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फियर लेयर में पाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस अगर आपसे पूछा जाए जो ओजोन की कंसनट्रेशन को कम कर रहे हैं, वो आपके हो जाएंगे CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओजोन जो है वो हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं? ओजोन हमें प्रोटेक्ट करते हैं जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, पैराबैंगनी किरणें जो हैं, जो सनलाइट के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, उनसे हमें बचाते हैं। टंग जो है आपका, टंग का क्या फंक्शन है? तो देखिए जब आप खाना खाते हो तो उसमें च्यूइंग के अंदर हेल्प करता है, चबाने में। उसके अलावा जो आपका भोजन है, टंग जो आपकी ग्लैंड से जो म्यूकस रिलीज हो रहा है, सलाइवा रिलीज हो रहा है, उसकी हेल्प से जो फूड पार्टिकल है उसको मॉइस्ट करने के काम करते हैं। तो खाने के साथ में जितने भी मूवमेंट्स है, जैसे रोलिंग है, उसके बाद में स्वैलोइंग का जो, ये सारे फंक्शंस के अंदर क्या है? टंग हेल्प करता है।
ओके। डबल सर्कुलेशन किन में प्रेजेंट होता है? डबल सर्कुलेशन ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है, यानी हम में प्रेजेंट है, मैमल्स में। और इसके अंदर क्या होता है? डबल सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड है वो हार्ट को 2 बार क्रॉस करता है, ठीक है। हार्ट से सेम ब्लड जो है वो 2 बार पंप होगा, इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। जो हार्ट का जो लेफ्ट साइड है आपका, वो हमेशा किस तरह का ब्लड रिसीव करता है? जो हार्ट का लेफ्ट साइड है, ठीक है, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आप इसे लेफ्ट बोलोगे, इसे राइट बोलोगे, बट जब हम बायोलॉजी के टर्म्स से बात करते हैं तो ये टर्म्स अपोजिट हो जाती हैं। ये आपका होता है लेफ्ट एट्रियम और ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये ऊपर वाला चैम्बर राइट एट्रियम एंड लोअर विल बी राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ से आपको पूछा गया है लेफ्ट साइड के बारे में। तो लेफ्ट साइड के अंदर जो ब्लड है वो आपका लंग्स से आता है और यहाँ पे प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है एकदम, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में प्योर यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और वो कहाँ से आ रहा है? वो लंग्स से आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह राइट साइड का अगर आपको पूछा जाए तो राइट साइड का कैसे होगा? राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरी बॉडी से। पल्मोनरी वेन है, वैसे तो वेन है तो इसमें कौन सा ब्लड होना चाहिए था? डीऑक्सीजनेटेड, बट यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। पल्मोनरी जो आर्टरी और वेन है दोनों, ये क्या करते हैं? ये अपने काम के ऑपोजिट ब्लड कैरी करते हैं। पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ऑक्सीजन मुक्त रक्त को कैरी करती है, ठीक है। तो ये दोनों एक्सेप्शन है, दोनों आपको याद रखने हैं। जो नॉर्मल हम आर्टरी और वेन की बात करते हैं वैसा इनमें नहीं होता है, ओके। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? आपके 2 किडनीज आती है, दोनों किडनी से निकलने वाले 2 यूरेटर आएंगे, ठीक है। हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये आपकी 2 किडनीज होती हैं, ठीक है। किडनी से निकलने वाले ये यूरेटर है, ठीक है। जो यूरिन फॉर्मेशन आपका नेफ्रॉन करेंगे वो यूरेटर से निकलेगा। फिर ये दोनों मिलकर के यहाँ पे आपका जो यूरिनरी ब्लैडर बना लेंगे, जहाँ पे यूरिन आपका टेम्पररी स्टोर होता है, और उसके बाद में जो भी आपका बाहर रिलीज करने के लिए जो आपका ऑर्गन है यूरेथ्रा जहाँ पे प्रेजेंट होगा, उसके बाद में यूरेथ्रा होगा। तो 2 किडनीज होंगे आपके पास में, 2 यूरेटर होंगे, लेकिन ब्लैडर एक ही होगा और यूरेथ्रा भी एक ही होगा। नेफ्रॉन के मेन कंपोनेंट्स आपको बताने तो नेफ्रॉन के अंदर एक बोमेंस कैप्सूल प्रेजेंट होता है इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी आने वाली और जाने वाली यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। तो ग्लोमेरुलस है, बोमेंस कैप्सूल है, और बाकी नेफ्रॉन का जितना भी पार्ट है उसे हम जानते हैं रिनल ट्यूब के नाम से, ठीक है। जिसमें आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल्स आएगा, डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल्स आएगा, लूप ऑफ हेनले आएगा, कलेक्टिंग डक्ट आएगा, ये सारी चीज़ें आती हैं रीनल ट्यूब के अंदर, ठीक है। अगला आपको बताना है कि लाइपेज जो एंजाइम किस पे ऐड करता है? तो लाइपेज ऐड करेगा लिपिड के ऊपर, यानी कि फैट्स के ऊपर। ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ओके। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक फोटोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी जो है उसका कन्वर्जन किस में होता है? केमिकल आपकी बॉन्ड्स के अंदर स्टोर हो जाती है एनर्जी। पायरुवेट का जो ब्रेकडाउन है टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ये कहाँ पे होता है? तो ये बात करी जा रही है क्रेब्स साइकिल के बारे में। और क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है? क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। टेबल शुगर कौन से शुगर को बोलते हैं? सुक्रोज जो है, सुक्रोज टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, ये बना हुआ होता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज का। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिजीज है। थैलेसीमिया किस चीज़ को इफेक्ट करती है? तो थैलेसीमिया ब्लड को इफेक्ट करती है, ठीक है। थैलेसीमिया के अलग अलग टाइप्स हैं, और यूजुअल 4 टाइप्स होते हैं थैलेसीमिया के, और यहाँ पे कुछ कुछ केसेस में हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है उनको, बहुत थोड़े थोड़े ड्यूरेशंस के अंदर, ठीक है। तो ये 100 MCQs हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।